दोस्तों मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर और आप ये वीडियो YouTube चैनल आगाज़ पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन वॉर क्या थी और इसमें अमेरिका समेत दूसरे ममालिक का क्या किरदार रहा। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, लेकिन ताकत और मलकियत हासिल करने का गुमान कैसे मुख्तलिफ ममालिक को एक दूसरे का हरीफ बना देता है। 27 दिसंबर 1979 की शाम अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के शुमाल में वाक़िया ताजबुक महल के अंदर ऑपरेशन स्टॉर्म 333 का आगाज़ होता है। अफगान फौजी वर्दियों में मलबूस सोवियत स्पेशल फोर्सेस अपने ठिकानों से निकले और अफगान सदारती महल पर हमला कर दिया। सदारती महल की हिफाजत के लिए 2500 के करीब अफगान नेशनल आर्मी के जवानों के अलावा 30 के करीब पैलेस गार्ड्स भी अफगान सदर हफीजुल्लाह अमीन की हिफाजत कर रहे थे। रूसी खुफिया इदारे KGB को हुक्म मिला था कि वो अफगान सदर हफीजुल्लाह अमीन को कत्ल करके उसकी हुकूमत का खात्मा करे। 27 दिसंबर की शाम को रूस की स्पेशल फोर्सेस महल पर अचानक हमला आवर हुई और ये खूनी लड़ाई तकरीबन सारी रात जारी रही, जिसमें अफगान नेशनल आर्मी के 300 से ज़ायद अहलकार मारे गए। अफगान सदर हफीजुल्लाह अमीन को उनके 11 साला बेटे समेत कत्ल कर दिया गया। ऑपरेशन में 660 रूसी कमांडोज ने हिस्सा लिया, जिसमें से 14 के करीब मारे गए और 25 जख्मी हुए। रूसी फौजियों ने अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा करके हफीजुल्लाह अमीन हुकूमत का खात्मा कर दिया। कुछ ही देर बाद रेडियो काबुल से एक ऐलान नशर हुआ, जिसमें कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा अब से अफगान हुकूमत के सरबराह होंगे। रूसी फौजियों ने किसकी अपील पर यह ऑपरेशन किया, हफीजुल्लाह अमीन को क्यों कत्ल किया गया और कैसे अफगान मुजाहिदीन ने रूसियों के खिलाफ जहाद का ऐलान किया, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। अफगानिस्तान सन 1919 को आज़ाद हुआ। 1933 से 1973 तक बादशाहत का दौर रहा। किंग जाहिर शाह पिछले 40 साल से अफगानिस्तान के बादशाह थे। बादशाहत का ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब मोहम्मद जाहिर शाह इलाज की खातिर इटली गए तो उनके कज़न दाऊद खान ने उनका तख्ता उलट दिया। दाऊद खान साबिक वज़ीर आज़म और हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल थे। दाऊद खान ने बगैर किसी खून खराबे के बादशाह को माजूल कर दिया। चूँकि जाहिर शाह ने अपनी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान में कुछ ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया था, इसलिए कोई भी उनकी हिमायत में सामने नहीं आया। अफगान आर्मी की मदद से दाऊद खान ने मुल्क को जमहूरी खतूत पर उस्तवार करने की कोशिश की। इस तरह दाऊद खान अफगानिस्तान के पहले सदर बने। दाऊद खान की पॉलिसीज सेकुलर थीं। चूँकि अफगानिस्तान के लोग ज़्यादातर कबायली हैं, मज़हब की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, इसलिए वो दाऊद खान की पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करते थे। बहुत जल्द अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गई। अफगानिस्तान में हमेशा से ये कल्चर रहा है कि जो भी हुकूमत में आते अपने मुखालिफिन को सख्ती से दबाने की कोशिश करते। दाऊद खान ने भी यही किया। ख़ास तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई कारकुनों को इस वजह से कत्ल किया गया क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ बोलते थे। और जब अकबर खैबर नामी शख्स, जो PDPA का एक अहम रुकन था, कत्ल हुआ तो हुकूमत के खिलाफ बगावत का बाकायदा आगाज़ हुआ। दाऊद खान की सदारत 4 साल चली। आखिर अप्रैल 1978 में कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने रूस और अफगान नेशनल आर्मी के साथ मिलकर उनका तख्ता उलट दिया। दाऊद खान समेत उनके तमाम खानदान को हलाक कर दिया गया। इसके बाद मुल्क गिर मुजाहरे शुरू हो गए और जल्द ही ये मुजाहरे मुसल्लह बगावत में तब्दील हो गए। इसी दौरान नेशनल सॉल्वेशन फ्रंट तहरीक वजूद में आई, जिसका मकसद रूस नवाज हुकूमत का खात्मा था। PDPA मजीद 2 धड़ों में तकसीम हो गई, यानी ये एक तरह से इत्तेहादी पार्टी थी। एक खल्क ग्रुप और दूसरा परचम। खल्क ग्रुप के सरबराह नूर मोहम्मद और हफीजुल्लाह अमीन थे, जबकि परचम में बब्रिक करमल और डॉक्टर नजीबुल्लाह थे। दाऊद खान के कत्ल के बाद रूस ने नूर मोहम्मद तराकी को अफगान सदर बनाया। इनकलाबी हुकूमत ने अफगानिस्तान में गरीब दोस्त और किसान दोस्त सोशलिस्ट मुआशी एजेंडा मुतारिफ करवाया। PDPA ने आते ही जो इस्लाहात की, उनमें औरतों को बराबरी के हकूक दिलवाना, किसानों के कर्जों की मुआफ़ी जैसे इक़दामात शामिल थे। अफगानिस्तान के पश्तून मुआशरे को ये सब चीज़ें मंजूर नहीं थीं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुल्क के एक बड़े तबके को तरक्की और आज़ाद ख्याली पसंद नहीं थी। यही वजह थी कि PDPA को गिराने के लिए मुसल्लह बगावत रोज़ बरोज़ ताकत पकड़ रही थी। इब्तदाई दिनों में बगावत का मकसद अफगान हुकूमत को गिराना था। रफ्ता रफ्ता ये एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो गई और आखिरकार सोवियत यूनियन को इस आग में कूदना पड़ा। रूसी खुफिया इदारे KGB की अफगानिस्तान में गहरी जड़ें थीं और वो अफगानिस्तान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे थे। आखिरकार 12 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन के सरबराह ने खित्ते की तकदीर पर मोहर लगा दी। रूसी नहीं चाहते थे कि अफगान हुकूमत के खिलाफ चलने वाली बगावत एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ले जो हुकूमत को ही उड़ा कर रख दे। रूस को मालूम था
کہ افغان فوج بڑی حد تک غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہے اور باغی ملک بھر میں اپنی کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں۔ حفیظ اللہ امین جو خود حکومت میں تھے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر فوج کو برگشتہ کر رہے تھے اور باغیوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے۔ حفیظ اللہ امین روسی مشوروں پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے افغان حکومت تیزی سے کمزور ہو رہی تھی۔ 15 مارچ 1979 کو ہرات شہر میں بغاوت ہوئی۔ بغاوت کو دبانے کے لیے کابل سے آرمی کی ایک ڈویژن کو بھیجا گیا۔ آرمی کا دستہ جب ہرات شہر پہنچا تو وہ الٹا باغیوں کے ساتھ ہو گئے۔ حکومت کی اس کمزوری سے باغیوں کی مزید حوصلہ افزائی ہوئی اور جگہ جگہ بغاوتیں سر اٹھانے لگیں۔ دوسری طرف روسی قیادت کے سامنے یہ مسئلہ بھی تھا کہ اگر افغان انقلابی حکومت کا بوریا بستر گول ہو گیا تو اس سے دنیا بھر میں یہ تاثر جائے گا کہ سرخ انقلاب کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو روس کو ان سب ممالک سے ہاتھ دھونا پڑے گا جس پر اس نے بزور طاقت قبضہ کر رکھا تھا اور سوشلسٹ حکومتوں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا۔ گویا یہ انا اور زور کی جنگ تھی۔ افغان سوویت جنگ کے خاتمے کے بعد بالکل ایسا ہی ہوا۔ اسی سال ایران میں اسلامی انقلاب بھی آ چکا تھا اور پاکستان میں بھی ضیاء الحق نے اسلامی نظام نافذ کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ روس کو ڈر تھا کہ اگر افغانستان میں اسلامی شدت پسندوں کی حکومت قائم ہوئی تو سینٹرل ایشیا روس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ سب اسلامی ممالک ہیں اور انقلاب کے اثرات ان ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ افغانستان پر روسی حملے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ USSR ہر صورت میں حفیظ اللہ امین کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، کیونکہ حفیظ اللہ امین نے روس حمایت یافتہ سوشلسٹ رہنما نور محمد تراکی کو قتل کروا دیا تھا اور ساتھ ساتھ روس کو یہ اطلاعات بھی مل رہی تھیں کہ حفیظ اللہ امین امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حفیظ اللہ امین کو زہر پلا کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس وقت سوویت اسپیشل فورسز نے صدارتی محل پر حملہ کیا، اسی موقع پر روسی ڈاکٹرز صدر کے معدے سے زہر نکال رہے تھے اور وہ کوما میں تھے۔ جب انہیں ہوش آیا اور انہوں نے پوچھا کہ محل پر کس نے حملہ کیا ہے تو روس کا نام سن کر وہ حیرت میں پڑ گئے کہ بھلا روسی انہیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ روسیوں کو اپنا دوست سمجھتے تھے۔ افغانستان پر حملے سے قبل روس اور افغانستان کے تعلقات انتہائی اچھے تھے۔ روسیوں نے افغانیوں کی نہ صرف مالی مدد کی بلکہ روسی ریاستوں میں ہزاروں افغان آرمی کے جوانوں کی تربیت بھی ہو رہی تھی۔ افغان حکومت ہمیشہ سے اسلحہ روس سے ہی منگواتے۔ ٹریٹی آف فرینڈشپ کے نام سے افغانستان اور روس نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا جس کی روس سے افغان حکومت کی اپیل پر روس کبھی بھی افغانستان میں فوجی مداخلت کر سکتے تھے۔ اسی معاہدے کو جواز بنا کر روسیوں نے افغانستان میں اپنی فوجیں اتاریں اور صدر امین کو قتل کر کے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور بعد میں کہا گیا کہ یہ آپریشن اس نے افغان حکومت کی ایما پر ہی کیا ہے۔ افغانستان میں جنگ کا آغاز سیاسی انتشار کا نتیجہ تھا۔ صدر حفیظ اللہ امین کی ہلاکت کے بعد سوویت یونین کی حمایت سے اس وقت کے PDPA کے پرچم دھڑے کے ببریک کو اقتدار سونپا گیا اور پھر افغان حکومت اور سوویت یونین ایک طرف ہو گئی، جبکہ مجاہدین ان کے خلاف غیر روایتی جنگ لڑتے رہے۔ عالمی برادری اور اسلامی ممالک نے روس کے اس اقدام کی بھرپور مخالفت کی اور سوویت یونین کو افغانستان سے نکل جانے کا مطالبہ کیا، لیکن روس نے کسی کی نہیں سنی اور افغانستان میں فوجی کارروائیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا۔ امریکہ، پاکستان، سعودی عرب، ایران، برطانیہ، چائنا اور دیگر مغربی ممالک آخری دم تک افغان مجاہدین کی پشت پناہی کرتے رہے۔ مجاہدین کی مدد کے لیے باقی اسلامی ممالک سے ہزاروں جنگجو افغانستان میں داخل ہوئے اور روسی فوجیوں کے خلاف غیر روایتی جنگ جاری رکھی۔ چونکہ یہ گوریلا جنگ تھی، مجاہدین ہزاروں چھوٹے چھوٹے گروہوں پر مشتمل تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گروہ روسی فوجیوں پر حملہ کرتے اور بھاری نقصان پہنچانے کے بعد روپوش ہو جاتے۔ اس سے روسیوں کو بے حد نقصان ہوتا۔ افغانستان جنگ کو رشیا کا ویتنام وار بھی کہا جاتا ہے۔ جب امریکہ نے ویتنام پر حملہ کیا تو رشیا نے باقی گروہوں کو مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ ویتنام کی گوریلا جنگ میں امریکیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ اس طرح جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس بار امریکہ نے مجاہدین کو سپورٹ کیا اور روس کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا۔ امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے ذریعے مجاہدین کو پیسے اور ٹریننگ دیتے اور یہاں سے مجاہدین کو لڑنے کے لیے افغانستان بھیجا جاتا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب KPK اور بلوچستان کو افغان جنگ کے لیے وقف کیا گیا۔ آپریشن سائیکلون کو امریکی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین آپریشن مانا جاتا ہے، جس کے ذریعے امریکہ نے مجاہدین کی مدد کے لیے
अरबों डॉलर्स इस जंग में लगा दिए। अफगान जंग दरअसल दो सुपर पावर्स के दरमियान जोर आजमाई थी। उस वक्त दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम थी, अमेरिका और यूरोपीय रियासतें एक तरफ जबकि रूस और उसके इत्तेहादी एक तरफ थे। ये दोनों ताकतें अपने मुफादात और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमेशा से गैर रिवायती जंग या प्रॉक्सी वॉर्स में मसरूफ़ थे और एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए खरबों डॉलर्स जंगों में ज़ाया कर देते। सोवियत रूस के टूटने के बाद अमेरिका सुपर पावर की हैसियत से सामने आया। अफगान सोवियत जंग में पाकिस्तान ने भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया। ज़ियाउल हक ने खुल्लम खुला मुजाहिदीन की फ़ौजी और माली मदद की। ख़ास तौर पर गुलबदीन हिकमत यार, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की निगाह में थे, ज़ियाउल हक ने हिकमत यार की हिज़्ब इस्लामी को असला फराहम करना शुरू कर दिया, जिसके नज़रियाती अफकार पाकिस्तान जमात इस्लामी से मिलते थे। बहुत सी जगहों पर इस जद्दोजहद को इस्लाम और कम्युनिज़म के दरमियान जंग से ताबीर किया गया। मजहबी रहनुमाओं ने सबसे अहम किरदार अदा किया। अफगानिस्तान के कोने कोने में मस्जिद की मिंबरों से कम्युनिज़म की घिनौनी शक्ल लोगों के सामने पेश की गई। रूस का ख्याल था कि उसकी फ़ौजें चंद माह के अंदर लौट जाएंगी, लेकिन बिल आखिर 15 फरवरी 1999 को आखिरी रूसी दस्ते ने अफगानिस्तान सोवियत यूनियन सरहद पर दरियाए आमू के ऊपर कायम हैरातान पुल अबूर करके सोवियत यूनियन में कदम रखा तो उस दौरान 9 साल और 2 माह गुजर चुके थे और दुनिया की दूसरी सुपर पावर आखिरी हिचकियां ले रही थी। दोस्तों, अब इस ग्रेट गेम में हम सऊदी अरब के रोल को देखते हैं। 1983 में 7 अफगान इस्लामी जमातों के एक अलायंस का इत्तेहाद बना। ये 7 अफगान जमातें सब की सब सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखती थी और एक के सिवा सब की कौमियत भी पश्तून ही थी। इनमें हिज़्ब इस्लामी, महाज़ मिल्ली, जमीयत इस्लामी, इत्तेहादी इस्लामी, हिज़्ब इस्लामी खालिस, निजात मिल्ली और हरकत इनकलाब इस्लामी शामिल हैं। इस अलायंस को इस्लामिक अलायंस ऑफ मुजाहिदीन या मुख्तसरन अफगान मुजाहिदीन कहा जाता था। अब चूंकि असला और फंड सऊदी अरब की तरफ से आ रहा था तो इसलिए अफगान मुजाहिदीन के इत्तेहाद के सरबराह सऊदी अरब में तवील मुद्दत तक रहने वाले अब्दुर रसूल सय्याफ को बनाया गया। अब्दुर रसूल सय्याफ की अपनी मजहबी जमात इत्तेहाद इस्लामी भी अफगानिस्तान में सरगर्म अमल थी। उनकी जमात के बारे में ये तासुर आम था कि उन्हें सऊदी अरब से फंडिंग मिलती है। शायद इसकी वजह ये थी कि उनका ताल्लुक सऊदी शाही ख़ानदान से था और उनका मसलक भी आले सऊद वाला ही था। अब्दुर रसूल सय्याफी वो शख्स थे जिन्होंने उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में आने और पनाह लेने के लिए सबसे पहले कहा था। आजकल अब्दुर रसूल सय्याफ मुसल्लह जिद्दोजहद यानी आर्म्ड स्ट्रगल छोड़कर सियासत में हिस्सा लेना शुरू हो गए हैं और ज़्यादा वक्त वो अफगानिस्तान में ही गुजारते हैं। तो यही अब्दुर रसूल सय्याफ सऊदी, अमरीकी और पाकिस्तानी पुश्तपनाही से इस अफगान मुजाहिदीन इत्तेहाद के सरबराह बने। ये खुद पेशावर शिफ्ट हो गए और यहाँ से अपनी तंजीमी सरगर्मियाँ यानी सोवियत रूस के खिलाफ जिहाद को लीड करने लगे। सोवियत रूस को वापस भगाने के लिए जब प्रॉक्सी वार का आगाज़ किया गया तो इसमें पाकिस्तान से ख़ास तौर पर, जबकि मिस्र और सऊदी अरब से काफ़ी तादाद में नौजवानों को भर्ती किया जाता। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये नेटवर्क फैला हुआ था, लेकिन सऊदी फंड से दीनी मदारस जो वहाबी और देवबंद थे उनका एक नेटवर्क ज़्यादा अहम था और ज़्यादा फैल रहा था। सोवियत रूस के खिलाफ अफगानिस्तान जंग से पहले 1970 के आखिर तक पाकिस्तान में कुल मदारिस की तादाद 893 थी, जबकि ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर में जब अफगानिस्तान में सोवियत रूस से लड़ाई जारी थी, इन मदारस की तादाद 2800 से भी बढ़ गई। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इन मदारस में ज़्यादा तादाद देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों की थी और यहीं से इन मुजाहिदीन का ताल्लुक़ था जो अफगानिस्तान में ज़्यादा तादाद में सोवियत रूस से लड़ने के लिए जाते थे। सोवियत रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त देने के लिए अमरीकी खुफिया इदारे ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत सोवियत रूस के अफगानिस्तान आ जाने के बाद हर साल 20 से 30 मिलियन डॉलर्स यानी 2 से 3 करोड़ डॉलर्स सालाना मुजाहिदीन को फराहम किए जाने थे और ये फराहम किए गए। अमेरिका को इन दिनों अफगान मुजाहिदीन इतने अच्छे लगते थे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें वाइट हाउस में बुलाकर दाएं बाएं बिठाकर मीटिंग्स किया करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा ये रकम बढ़ती चली गई। ऑपरेशन साइक्लोन महंगा होता चला गया, यहाँ तक कि 80 की दहाई के आखिर में 60 से 70 करोड़ डॉलर्स तक मुजाहिदीन को फराहम किए जाने लगे।
ये रकम कुल मिलाकर कोई 3 से सवा 3 अरब डॉलर्स तक बनती है। ये रकम अमेरिका देता था और जनरल ज़ियाउल हक की निगरानी में सोवियत रूस से लड़ने वाले मुबैना तौर पर उन लोगों में तकसीम होती थी। इसके अलावा सऊदी अरब की अमेरिका के साथ कमिटमेंट थी कि इस जंग में जितनी रकम अमेरिका फराहम करेगा उतनी ही सऊदी अरब भी देगा। तो मुजाहिदीन को सोवियत रूस से लड़ने के लिए सऊदी अरब और अमेरिका और कुछ यूरोपीय ममालिक ने कुल मिलाकर इस सारे दौर में 10 अरब डॉलर्स दिए। सऊदी अरब का इंटेलिजेंस इदारा JID यानी जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ये रकम अफगान मुजाहिदीन के कमांडर अब्दुल रसूल सयाफ की मुकामी जमात इत्तेहादे इस्लामी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराता। इसके अलावा मजहबी इदारों की फंडिंग, मसाजिद और दुकानों में रखे हुए चंदे के डब्बे और अमीर सऊदी शहजादों के दिए हुए फंड्स इसके अलावा होते। दिलचस्प बात यह है कि अहमद शाह मसूद एक सुन्नी ताजिक कमांडर थे, लेकिन ताजिक ज़बान चूँकि फ़ारसी के करीब तरीन ज़बान है और ये इलाका भी ईरान के साथ है, तो इस ताजिक सुन्नी ग्रुप को भी ईरान और अमेरिका दोनों की सपोर्ट हासिल थी। यहाँ तक कि भारत भी इसी ग्रुप की माली मदद किया करता था। अब देखिए दोस्तों कि मुसलमान दुनिया की इस सर जंग में कहीं भी लड़ाई की बुनियादी वजह मसलक नहीं था, बल्कि बादशाहों के ज़ाती इंटरेस्ट थे, जिनके लिए वो मसलक को इस्तेमाल करते थे और अब भी कर रहे हैं। 10 साल लगातार जंग के बाद 1999 में मुजाहिदीन ने रूस को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। इस 10 साल जंग में 15,000 रूसी फौजी मारे गए और हज़ारों मुकामी मुसलमान शहीद हुए। इसके साथ साथ रूस के खरबों डॉलर्स इस जंग की आग में जल गए। हर तरह के खौफनाक हथियारों के बावजूद रूसियों को मुजाहिदीन ने बदतरीन शिकस्त दी और आखिरकार मुजाहिदीन की गोरिल्ला टेक्निक और आलमी बरादरी के शदीद दबाव के नतीजे में रशिया ने अपनी अफवाज वहां से निकाल ली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।